हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और 3.1 सॉल्व भी करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके बेसिक सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि चर क्या होता है, रैखिक समीकरण को कैसे पहचानेंगे, युग्म मतलब क्या होता है, ये सब जान लेंगे। उसके बाद 3.1 सॉल्व करेंगे ताकि हम लोगों को ये पूरी क्लियर हो जाए चैप्टर। ठीक है, चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का मतलब होगा जिसमें दो चर होंगे। ठीक है, समीकरण का मतलब होता है इक्वल लगा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चर के बारे में और अचर के बारे में। ये हम लोग 7th 8th में भी पढ़े हैं कि चर अचर का मतलब क्या होता है, फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। चर का मतलब जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, a b c, इस प्रकार के जितने भी आएंगे कोफिशिएंट में, ये सारे चर कहलाएंगे। ठीक है, अब चर मतलब क्या होता है, चर मतलब इंग्लिश में बोलते हैं इसको वेरिएबल। देखो इंग्लिश भी थोड़ा बहुत जानने चाहिए, कम से कम नाम के तो जान लेने चाहिए। अचर मीन्स होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स अचर होता है। और कांस्टेंट अचर पद में क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि कोई नंबर हो गया, माइनस वाले भी हो गए, फ्रैक्शन में भी आ जाएगा, इस प्रकार के अचर में आ जाएंगे। ठीक है, पाई भी अचर कहलाएगा। कभी कभी ये 2a ये भी अचर में ही आ जाता है, 3a 4b इस टाइप के भी अचर में आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखने हैं। अब कैसे, तो एग्जाम्पल में ऐसे ले लूँ 2ax, तो यहाँ पे ये अचर हो जाएगा ये दोनों। ठीक है, और ये चर हो जाएगा x। तो ऐसे इस प्रकार इसको समझेंगे। ठीक है, अब देखो रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण कब बनता है, जब ये दोनों चर, जैसे कि यहाँ पे मैं ले लूँ एग्जाम्पल में 3x प्लस के 2y, तो ये तो रैखिक हो गया। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण कब बनेगा, जब बीच में इक्वल लग जाएगा, तो ये समीकरण बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि इसमें दो चर भी है। ठीक है, रैखिक समीकरण। और युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब जोड़ा होता है, जोड़ा होता है। ठीक है, तो हम लोग ये जान लिए। अब देखो लीनियर, सबसे पहले लीनियर की बात कर लें, 2x प्लस 1, ये सब तो ए लीनियर हो गए, ए लीनियर इक्वेशन हो गया क्योंकि इसमें एक चर है। ठीक है, दो चर अभी अभी बताए थे हम लोग, 2x जिसमें दो चर आएंगे, 3z भी हो सकता है, 2x 3z बराबर 0, तो भी हमारा ये दो चर वाले रैखिक समीकरण होंगे। ठीक है, अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं 3.1 और क्वेश्चन को हम लोग डिटेल में समझते हैं कि क्वेश्चन हम लोग को क्या बोल रहा है। बोल रहा है पहला नंबर क्वेश्चन कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद, देखो अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन बन रहा है, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसी स्थिति में बीजगणित तथा ग्राफीय रूपों में व्यक्त करने हैं। ठीक है, तो इसको पहले अलजेब्रिक टाइप में देख लेने हैं, अलजेब्रा के तौर पे मतलब कि कॉपी में सॉल्व कर लेने हैं, उसके बाद इसको ग्राफ पे दिखाने हैं। तो इसका दो कंडीशन है। तो पहला नंबर क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पहला नंबर क्वेश्चन में पहले मान लेंगे कि आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या था। ठीक है, उसके बाद ना उसके अलावा तरीके से और सारे भी देखेंगे। तो मान लेंगे यहाँ पे, माना आफ्ताब का जो आयु था, आफ्ताब का वर्तमान आयु, वर्तमान में हम मान लेते हैं कि x वर्ष था। ठीक है, और उसकी पुत्री का जो आयु था उसको मान लेंगे y वर्ष, और पुत्री की आयु इसको मान लेंगे y वर्ष। ठीक है, पहले इतना मान लिया। अब बोल रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व का मतलब होता है कि 7 वर्ष पीछे के पूर्व। ठीक है, 7 वर्ष मतलब कि वो पीछे की बात कर रहा है, मतलब माइनस होगा 7 वर्ष पूर्व। तब आफ्ताब का आयु कितना हो जाएगा, आफ्ताब का आयु 7 वर्ष पूर्व हो जाएगा, वर्तमान में तो x था, इसमें से 7 घटा देंगे। ठीक है, तो इतना वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो ये आफ्ताब की आयु हो जाएगा। और पुत्री का आयु,
पुत्री की जो आयु होगा वो हो जाएगा y माइनस का 7 वर्ष। ठीक है, तो ये दोनों पहले निकाल दिए, पहला कंडीशन। अब इससे कुछ इक्वेशन बन जाएगा। कैसे? तो 7 गुनी आयु का था, मैंने पिता बोल रहा है पुत्र से, मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, तो 7 गुनी। ठीक है, तो ये हो गया पिता का उम्र और ये हो गया उसकी बेटी की उम्र। और बीच में बैलेंसिंग करने हैं, बराबर लगाने हैं। हमको 7 गुनी आयु का था ये, इसका मतलब ये छोटे वाले में मल्टीप्लाई होगा 7 से। कैसे समझ लो, मेरे पास सपोज मान लो 2 रुपये है, तुम्हारे पास 4 रुपये है। मैंने कहा नहीं, मैं तुमको बराबर हो जाऊंगा। कब होऊंगा? जब इसमें 2 से और मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि छोटे वाले में मल्टीप्लाई होगा, तभी तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इस तरीके से इसको समझेंगे। इधर से मल्टीप्लाई हो गया, अब इसको कैलकुलेशन करके इक्वेशन बना लेते हैं। तो x माइनस के 7 बराबर 7y माइनस के 49। ठीक है, अब इसको इधर लाते हैं, तो x माइनस के 7y और ये माइनस के 49 और ये प्लस में इधर आ जाएगा 7। तो x माइनस के 7y और ये माइनस के 42 हो जाएगा। बड़े के साइन लेके घटा देते हैं। ठीक है, हमेशा बड़े के साइन रखते हैं। तो इसको कर इक्वेशन 1 ले लेते हैं। अब इक्वेशन 2 में कुछ दूसरा कंडीशन भी दिया हुआ था। दूसरा कंडीशन ये था, दूसरा कंडीशन था कि अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद की बात कर रहा है। 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष बाद मतलब 3 वर्ष आगे। ठीक है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद का मतलब है 3 वर्ष आगे। आफ्ताब का आयु, आफ्ताब का आयु 3 वर्ष बाद मतलब वर्तमान में तो x था, अब इसमें 3 ऐड हो जाएगा। और जो पुत्री का आयु होगा, पुत्री की आयु वो हो जाएगा y प्लस के 3 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से मैंने लिख दिया पहले। अभी बोल रहा है कि 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो ये है पिता का उम्र। ठीक है, 3 वर्ष बाद वाला, और बैलेंसिंग भी करने हैं। और ये है बेटी की उम्र। फिर से क्या करेंगे, छोटे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैलेंसिंग हो जाएगा, मतलब कि बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो x प्लस के 3 बराबर 3y प्लस के 9 हो गया। वैसे ही इक्वेशन ले लेते हैं, ये प्लस के 9 है, इधर से घट जाएगा तो प्लस के 6 आ जाएगा। तो इसको हम इक्वेशन 2 ले लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 निकाल लिए। अब देखो, अब चलते हैं इसके ग्राफ पे। ग्राफ पे समझते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। ठीक है, सपोज मान लो यहाँ पे कि पहले इसका तो कुछ निकालने पड़ेंगे ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 कितना था, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 42 था। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। और दूसरा इक्वेशन क्या था, x माइनस के 3y बराबर के 6, ये था दूसरा इक्वेशन। तो समीकरण 1 से पहले ले रहा हूँ। अब देखो, हमको तो ग्राफ ड्रॉ करने हैं। ग्राफ ड्रॉ करने में कुछ लाइन की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लाइन कब मिलेगा, जब 2 पॉइंट हमको मिलेंगे और 2 पॉइंट का निर्देशांक भी होगा, तो उसको निर्देशांक को पहले निकालेंगे। ठीक है, 2 पॉइंट निकालेंगे तभी हम एक लाइन खींच पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में क्या करते हैं कि x के मान एक बार 0 रखते हैं, फिर एक बार y का मान 0 रखेंगे। ठीक है, और वहाँ से पॉइंट निकालेंगे। तो x के मान हमने 0 रखा, तो x के मान 0 रखते ही ये माइनस के 7y बराबर माइनस के 42 हो जाएगा। यहाँ 0 रख दिया तो 0 तो हट गया, अब माइनस के 7y और माइनस के 42। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, तो इसका पॉइंट कितने आ गए, 0,6 आ गया, मतलब कि पहला पॉइंट हमको मिल गया। अब देखो, अब क्या करते हैं कि एक बार y बराबर 0 ले लेते हैं। y यहाँ 0 रखते हैं, ये पार्ट 0 हो जाएगा, तो x का मान सिर्फ माइनस के 42 आ जाएगा।
ठीक है। तो x तो पहले आता है पॉइंट में, तो -42,0, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अब समीकरण 1 से हमने 2 पॉइंट निकाल लिए, अब समीकरण 2 से भी ऐसे ही 2 पॉइंट निकालेंगे। तो समीकरण 2 से x बराबर 0 रखने पे, तो यहाँ 0 रखेंगे तो -3y बराबर 6, तो y बराबर आ जाएगा -2, ठीक है। तो इसका पॉइंट क्या होगा 0, -2, ठीक है, क्योंकि x पहले आता है, y बाद में आता है। तो अब यहाँ पे y बराबर 0 ले लिए, तो y बराबर 0 रखने पे कितना आ जाएगा, y के मान 0 कर देते हैं तो x बराबर 6 आ जाएगा, ठीक है। वहाँ y के मान 0 रख देना समीकरण 2 में, तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो इसका पॉइंट क्या आ जाएगा 6,0। अब हम लोगों के पास पॉइंट मिल गए हैं चारों, ठीक है। चारों मिलने के बाद इसको क्या करेंगे ना, एक ड्रॉ करेंगे लाइन पे। अब ग्राफ वाले पेपर का इसमें यूज पड़ेगा, ठीक है। जैसे ग्राफ की बात करूं तो ये आप लोगों को एग्जाम में ना वहाँ पे मिलेगा, उसका टेंशन नहीं लेना, क्योंकि वहाँ पे वो लोग जब क्वेश्चन पूछेंगे तो वो ज़रूर इसको देंगे ग्राफ पेपर को। यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, उल्टा सीधा हो गया। ये देखो हमारा ये मूल बिंदु होता है, ये हमारा मूल बिंदु होता है। आप तो जानते ही हो कि इधर वाले प्लस का, इधर वाले x जो होता है वो प्लस होता है, और यहाँ जो x होता है वो माइनस का होता है। इधर y माइनस वाले होते हैं और इधर y प्लस वाले होते हैं। इस तरीके से अब क्या करते हैं कि इसमें 42 तक है, ठीक है, तो कम से कम 40-42 तक तो हमको लाइन लेने ही होंगे। तो 10-10 का कड़ी बना लेते हैं, 10 का कड़ी, इधर यहाँ 10 हो गया, यहाँ 20 हो गया, यहाँ 30 हो गया, यहाँ 40 हो गया, यहाँ 50 हो गया, ठीक है। 10-10 के कड़ी ले लिए, इधर के -10, -20, -30, -40 और -50। इस तरीके से हमने पहले डिसाइड कर लिया। अब यहाँ पे देखो इधर क्या होंगे, प्लस के 10, 20, 30, 40, इस तरीके से। इधर -10, -20, -30 और -40। अब पहला पॉइंट है हम लोग के पास 0,6, 0x का है, तो 0x का है इसका मतलब यहीं पे, और 6y का है तो y वाला 6 कुछ यहाँ पे होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0,6, इस तरीके से हो गया 0,6। अब देखो दूसरा जो पॉइंट है वो -42,0 है, तो -42 x पे यहाँ पे है, -42,0, तो -42,0 ये पॉइंट हो गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे, इसको यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है, इसको मिला दिया, ठीक है। और इसका इक्वेशन का यहाँ पे लिख देंगे कि ये कौन सी इक्वेशन से ये निर्देशांक प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो x - 7y बराबर के -42, इससे ये निर्देशांक, ये लाइन खींचा गया इसके मदद से, ठीक है। तो इसको भी यहाँ लिख देंगे ड्रॉ। अब देखो दूसरा जो पॉइंट है वो 0,-2 है, मतलब x 0 है और -2 y में है, तो -2 का मतलब है कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है, कुछ यहाँ पे होगा 0,-2। और दूसरा है 6,0, 6x वाले, तो 6x वाले का क्या मतलब है, कुछ यहाँ पे होगा 6, यहाँ पे होगा 6,0, है ना। तो इसको ले लेंगे 6,0, और इस पॉइंट को भी हमने मिलाने हैं,
इस पॉइंट को भी मिला देने हैं, ठीक है, इस पॉइंट को भी मिला दें। अब इसका भी इक्वेशन लिख देने हैं। तो ये है x माइनस के 3y बराबर के 6। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छी तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिए। ये बिल्कुल इजी सवाल है। अगर एक बोर्ड में पूछे तो आपको ग्राफ पेपर वहाँ पे मिलेंगे, आप इजीली इसको सॉल्व करना। ठीक है दोस्तों, चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, 3900 में 6 गेंदें, 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इसको भी बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करने हैं। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ना। चलिए हम लोग इसको भी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि 3 बल्ले, अब तो बल्ले को मानना पड़ेगा कि बल्ले की कीमत क्या था, है ना। माना बल्ले की जो कीमत है, बल्ले की कीमत को x रुपीज मान लिए। ठीक है, कुछ कीमत यहाँ से गलती लिखा गया है, ठीक है, थोड़ा एडजस्ट करना, थोड़ा हिंदी वैसे भी वीक है ना। चलो अब चलते हैं गेंद की कीमत। जो गेंद की कीमत है ठीक है, इसको y रुपीज मान लिए। अब ये दोनों का कितने रुपीज कीमत है, तो 3900 है। तो यहाँ पे 3 बल्ले हैं, तो बल्ले में क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x, और 6 गेंद है तो इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इनकी कीमत जो है वो है 3900 रुपीज है। ठीक है, इस तरीके से इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, क्योंकि इसमें से देख रहे हैं कि 3 कॉमन आ रहा है। तो 3 कॉमन लेते ही यहाँ पे x प्लस के 2y हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे 3900। जब बीच में इक्वल लगा होता है तो ऊपर ऊपर कट जाता है, तो यहाँ ये 3 से कट जाएगा, 1300, 13×3 = 39 होता है। तो यहाँ x प्लस का 2y बराबर 1300। इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 ले लेंगे फिर से। ठीक है, अब समीकरण 2 निकालते हैं। आगे भी कुछ बोल रहा है, आगे बोल रहा है, बाद में उसने एक बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 में खरीदी। एक बल्ला का क्या मतलब है, 1x। ठीक है, और गेंद उसी प्रकार तीन गेंदें हैं तो 3y बराबर के 1300। इसको इक्वेशन दूसरा ले लेते हैं, फिर से पॉइंट ले लेते हैं। तो यहाँ पे देखना, अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ इसको, यहाँ पे x y ले लेते हैं, x y दो निकालने हैं 1 से। ठीक है, x का मान एक बार 0 रखते हैं, x के मान यहाँ 0 रखते ही y कितना आ जाएगा, y कितना आ जाएगा 650। अब 650 की कड़ी ले सकते हैं, फिर भी 100 का जोड़ा लेना होगा। ठीक है, ग्राफ पे हमको 100 का एक कड़ी 100 का लेना होगा, नहीं तो कुछ और भी रख सकते हो, जैसे ये छोटा हो जाए तो x के मान कुछ और भी रख सकते हो। चलो 650 कोई बड़ा नहीं हुआ, 100 की कड़ी बना लेंगे। ठीक है, तो x 0 रख दिए तो y आ जाएगा 650। एक बार y 0 रख देते हैं, अब y 0 नहीं रखेंगे, y 1 रख देते हैं। 1 रखने पे नहीं, 1 नहीं, y हमको कुछ और रखना पड़ेगा। ठीक है, 500 ले लेते हैं, 500 ताकि छोटा हो जाएगा, है ना। 500 रख लेते हैं। तो यहाँ y के मान, यहाँ x बराबर एक बार 0 लिए थे, तो y बराबर यहाँ पर 500 ले रहा हूँ। 500 लेते ही ये 1000 बन जाएगा, और 1000 इसमें से जब घटाएंगे, x प्लस का 2y बराबर 1300 है। ठीक है, इसमें y के मान हम अगर 500 रख दें तो 1000 नहीं हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे 300 आ जाएगा। तो y के मान 500 रखा है, 500 रखा है, तो x आ जाएगा 300।
ठीक है दोस्तों, बस इसमें कुछ भी मान सकते, जो आपको आसान लगे कुछ भी रख सकते हो, पर ऐसा है ना कि एक बार जो रख दिया उसको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, वाई के मान उसको नहीं रखेंगे, ठीक है। दूसरा बार में उसको एक्स के मान अलग अलग रखना होगा, कुछ भी रख सकते हो आप, कुछ भी। हाँ तो रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, अब दूसरा समीकरण से देख लेते हैं। दूसरा समीकरण क्या था? दूसरा समीकरण था x प्लस के 3y बराबर के 1300 था। ये था हमारे पास दूसरा। ये पहला नंबर समीकरण से पॉइंट निकालना सीख गए आप, है ना। अगर इसको एक बार में समझ में नहीं आया तो इसको एक बार और देखना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नहीं समझ में आया तो फिर भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना हमको, ताकि इससे भी डिटेल मैं आपको समझा सकूँ। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया x और ये हो गया y। अब यहाँ वाले भी 2 पॉइंट निकाल लेते हैं। x के मान हम क्या रखेंगे? तो x के मान कुछ अलग रखते हैं, ठीक है। क्या रखें अब बताओ? यहाँ पे 1300 है और यहाँ पे 900 बन जाए, यहाँ पे 900 बन जाए तो 3 से काट दूंगा आसानी से, है ना। तो 400 ले लेता हूँ x बराबर, ठीक है, ताकि हल्का कर देता हूँ अपने लिए, ग्राफ के लिए, कि मैं ग्राफ पे अच्छे से ड्रॉ कर पाऊँ। तो x के मान 400 रख दिया, 400 रख दिया। 400 इसमें से घटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 900। 900 में 3 से भाग जाएगा तो ये आ जाएगा 300, ठीक है। x के मान यहाँ 400 रखा है भाई, कैलकुलेशन तो आने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन नहीं आएगा। यहाँ पे देखो ना, 400 रखा, यहाँ पे 3y बराबर के 1300। ये 400 इधर माइनस करूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। तो 3y बराबर 900, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 300, ठीक है। तो यही रखे हैं 300 y बराबर। अब देखो, अब x, अब यहाँ पे क्या रखें y के मान, कि इसमें से अच्छे तरीके से घट जाए, है ना। तो यहाँ पे रख देते हैं 300, रख देते हैं 300। y के मान भी 300, y के मान 300 रख देते हैं, ठीक है। तो y बराबर 300 रखने पे, ठीक है। जब ये y का मान हमने 300 रखा, नहीं तो देखो, अगर y आ गया 300 तो ये y आप 300 नहीं रख सकते। बात समझ में आ रहा है? यही नहीं रख सकते आप, इसको आप कुछ और लेना होगा। y के मान आपको कुछ और लेना होगा, या तो 2 रख दो आप, 200 रख दो, ठीक है। 200 रख देते हैं। 200 रखने पे कितना हो जाएगा? 3 दूना 600, घटेगा तो बचे आएगा 700। तो यहाँ आप 700x आ जाएगा, ठीक है। अब इसको वैसे ही ग्राफ पे ड्रॉ कर लें। फिर वैसे ही इसको ग्राफ पे लाइन खींचने हैं। ठीक है, अब इस कड़ी को हमको क्या लेना होगा? 100 का कड़ी लेना होगा। ये 100 हो गया तो 200 हो गया, ये 300, ये 400, ये 500 और ये 600 और ये हो जाएगा 700, ठीक है। इस तरीके से लेना होगा। इधर माइनस वाले हो जाएंगे, इधर प्लस वाले हो जाएंगे, ठीक है। इधर माइनस के 100, माइनस के 200, माइनस 300, माइनस के 400, माइनस के 500, 600 और 700। इधर प्लस वाले हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो भी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखो पहला पॉइंट जो है वो 0,650 है। तो x के मान 0 है तो y 650 है। तो x के मान 0 तो यहीं पे होता है, ठीक है, पर y 650। तो y कौन सा है? y ये वाला 650 है। तो यहाँ पे 600 है
और यहाँ पे 50 मान लेते हैं, 650। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट होगा तो एक कोमा हो जाएगा 0,650। ठीक है। अब 300 500 है, मतलब x 300 है, x 300 है और ये 500 है, y 500 है। यहाँ पे कि x जो है वो 300 है, मतलब ये वाला पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट भी ले लेंगे हम, 300 और कोमा 500। अब दूसरा कंडीशन, दूसरा इक्वेशन में इसको क्या करेंगे, एक बार मिला देंगे कि ये लाइन ठीक है, इसको मिला देंगे। ठीक है, मिला दिया। ये देखो, एक कहीं ना कहीं जाके एक्स अक्ष को टच करता ही है। ठीक है, ये अभी यहाँ पे छोटा दिख रहा है ना, ये ऐसे जाएगा ना तो एक्स अक्ष को टच करते जाएगा। तो ये रूलिंग है कि ग्राफ की रूलिंग है कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो निर्देशांक बिंदु, जो जीरो मूल बिंदु होता है, उससे टच करके ही कोई भी लाइन निकलेगा। ठीक है। अब चलो, अब दूसरा जो पॉइंट है 400 और 300 है, तो 400 एक्स है, 400 एक्स है, वाई 300 है, तो कुछ यहाँ पे पॉइंट आ जाएंगे कि 400 और कोमा 300 और 700, एक्स का मान 700 है, 700 और 200, 700 और 200। अब यहाँ पे ये वाला पॉइंट है 700 200, इसको भी मिला देते हैं। ठीक है, ये भी ऐसे ही जाएगा। ठीक है, ये भी टच करेगा कहीं ना कहीं जाके। तो चलो, अब ये लाइन जो है उसके इक्वेशन लिख देते हैं। तो ये जो पहला लाइन था वो x प्लस के 2y बराबर 1300 का था, x प्लस के 2y बराबर 1300 का था। और जो ये दूसरा था वो था x प्लस के 3y बराबर के 1300 था। ठीक है, तो आप दोनों क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ लिए। ठीक है, तो इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसके लास्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है 2 kg सेब, 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। अब इसको भी एक इक्वेशन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इक्वेशन बोल रहा है तो बनाने तो पड़ेंगे। ठीक है, तो बोल रहा है तो सबसे पहले सेब की जो मूल्य है उसको लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ माना सेब का मूल्य मान लिए 100 रुपीज है। ठीक है, और जो अंगूर है उसको भी मूल्य को मान लेते हैं वाई प्लस, को वाई रुपीज मान लेते हैं। ठीक है, मान लिया पहले। तो 2 kg सेब था, तो 2 kg सेब था तो 2x हो जाएंगे, 2 में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, और प्लस के 1 kg अंगूर था तो 1y। ठीक है, बराबर कितने रुपीज था, 160 टोटल। तो यह ये समीकरण 1 बन गया। अब 1 महीने बाद फिर से 4 kg सेब, 4 kg सेब, ठीक है, सेब और 2 kg अंगूर, तो 2y बराबर के 300। ये हो गया दूसरा समीकरण। दोनों समीकरण बना लिए। अब यहाँ से फिर मान रख देते हैं और फिर व्यक्त कर देंगे। यहाँ x है और यहाँ y है, इस प्रकार से। तो यहाँ x के मान एक बार 0 रख देते हैं, 0 रखेंगे तो y कितना आ जाएगा, 160 आ जाएगा। और यहाँ एक बार y 0 रखेंगे तो x आ जाएगा 80, y 0 रखेंगे तो x 80 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक बार x 0 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 120
50 हो जाएगा। दूसरे समीकरण से, ये समीकरण 1 का था, ये समीकरण 1 से, और जो दूसरा आने वाला है ये है समीकरण 2 से। ठीक है, इसमें भी x 0 कर देंगे तो ये आ जाएगा 150 y, x 0 तो y 150, यहाँ पर रख सकते हो। x 0 किया, ये पूरा 0 2 जाके भाग में जाएगा तो 150 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ एक बार y 0 किया तो क्या हो जाएगा, 4 से भाग जाएगा, तो y 0 नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि 4 से भाग देंगे पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, तो y कुछ और ले लेते हैं। ठीक है, y ले लेते हैं 100 ले लेते हैं। ठीक है, y हम यहाँ पे 100 ले लेते हैं, y 100 ले लिया। क्यों लेता हूँ बताता हूँ, नंबर में लाने चाहता हूँ मैं। 100 लिया तो ये 200 बन जाएगा, 200 इधर घटाएंगे तो इधर 100 बचेगा, 4 से भाग देंगे 100 में तो 25 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों निकाल लिया। अब इसको ग्राफ पे भी सेम खींचने हैं जैसे आप खींचते आए हो। तो ग्राफ पे आप लोग दोस्तों, ग्राफ पे इसको आप लोग ट्राई करना। ठीक है, क्योंकि आप 2 क्वेश्चन को ग्राफ पे ड्रॉ किए हो तो इसको भी आप ट्राई करना अच्छे से। और ये भी आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आप ट्राई इसको ड्रॉ कर सकते हो। अगर फिर भी ड्रॉ ना हो तो एक बार हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करना।